गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारे लेक्चर में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10वीं के लिए हिंदी का सैम्पल पेपर जिसका कोर्स है ए और जिसका कोड है 002, सेशन है 21-22, इस सैम्पल पेपर का सॉल्यूशन आपके लिए लाए हैं। इस सैम्पल पेपर का जो समय है वो आपको 90 मिनट का दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने के लिए। और इसके लिए अधिकतम अंक आपको 40 दिए जा रहे हैं, जिसमें से 10 अंक आपके स्कूल की तरफ से बोर्ड को प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर आपका रहेगा। इस प्रश्न पत्र में 3 खंड हैं, खंड क, ख और ग। हमारी जो ये वीडियो है इसमें हम खंड क को डिस्कस करेंगे। इससे आगे आने वाली अगली वीडियोज में हम खंड ख और ग को भी डिस्कस कर लेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 10 वस्तुपरक प्रश्न पूछे गए हैं। सभी प्रश्नों में उप प्रश्न दिए गए हैं। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, यानी 10 वस्तुपरक प्रश्न आपसे इस पूरे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। खंड क में, जो खंड क है उसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए आपको 10 प्रश्नों का उत्तर इसमें देना है। खंड ख में भी आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे और दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए इसमें आपको 16 प्रश्नों का उत्तर देना है। और खंड ग में 14 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसमें से आपको पूरे 14 प्रश्न का उत्तर ही देना है। सभी प्रश्न इसमें जरूरी हैं। अब आपको OMR शीट भरनी है। OMR शीट में आपको सही उत्तर वाले गोले पर नीली या काली स्याही से बॉल पॉइंट पेन से जो है सर्कल करना है, लाइक दिस। तो नीला पेन या काला पेन आप यूज कर सकते हैं और सही उत्तर पे आपको गोला लगाना है। अब हम देखते हैं प्रश्न पत्र। स्टार्ट करते हैं खंड क से। जो खंड क है इसमें आपको 2 गद्यांश दिए जाएंगे। अब इन 2 गद्यांश में से आपको कोई भी एक गद्यांश चुनना है और उस गद्यांश में जो क्वेश्चंस हैं वो 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस गद्यांश में भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको उनका उत्तर देना है। तो आपको कोई भी एक गद्यांश जो है चुनना है। अभी हम दोनों गद्यांश को पढ़ते हैं और देखते हैं कि ये गद्यांश किस तरह से पूछे जाते हैं। खंड क, नीचे 2 अपठित गद्यांश दिए गए हैं। किसी एक गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। अब गद्यांश, जो अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार बाल श्रम को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है। यानी यहाँ इस गद्यांश में बाल श्रम को परिभाषित किया गया है। बाल श्रम वो होता है जिसमें बच्चों से काम कराया जाता है, श्रम कराया जाता है और इससे जो है उनका बचपन उनसे छीन लिया जाता है और उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं हो पाता। एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। लोगों का मानना है कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने का दायित्व सिर्फ सरकार का है। तो लोग तो ये मानते हैं कि ये जो बुराई है इसे सिर्फ सरकार खत्म करेगी, लेकिन यदि सरकार चाहे तो कानून का पालन न करने वालों एवं कानून भंग करने वालों को सजा देकर बाल श्रम को समाप्त कर सकती है। यानी सरकार चाहे तो जो है सजा दे जो भी इस कानून को भंग करता है, बाल श्रम के कानून को। किंतु वास्तव में ये केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसे सभी सामाजिक संगठनों, मालिकों और अभिभावकों द्वारा भी समाधित करना चाहिए। हमारे घरों में, ढाबों में, होटलों में, कहानों में, कारखानों में अनेक बाल श्रमिक मिल जाएंगे जो कड़ाके की ठंड और तपती धूप की परवाह के बिना काम करते हैं। तो ये सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हर लोग को इसके लिए आगे आना होगा और जहाँ भी बाल श्रमिक मिले वहाँ जो है उस बाल श्रम को हमें उसके प्रति जो है प्रयास करने होंगे उसको रोकने के लिए। विकासशील देशों में गरीब
गरीबी और उच्च स्तर की बेरोजगारी बाल श्रम का मुख्य कारण है। जो बाल श्रम का कारण है वो क्या है? गरीबी और बेरोजगारी। बाल मजदूरी इंसानियत के लिए अपराध है जो समाज के लिए श्राप बनती जा रही है तथा जो देश की वृद्धि और अब थोड़ा इसे बड़ा करते हैं एंड विकास में बाधक के रूप में बड़ा मुद्दा है। हमें सोचना होगा कि सभ्य समाज में यह अभिशाप क्यों मौजूद है। जिस उम्र में बच्चों को सही शिक्षा मिलनी चाहिए, खेल कूद के माध्यम से अपने मस्तिष्क का विकास करना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम करवाने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक विकास रुक जाता है। यानी जिस उम्र में बच्चों को खेलना कूदना चाहिए, पढ़ना चाहिए, उस उम्र में बच्चों से काम कराने से उनका विकास रुक जाता है। शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार होता है। शिक्षा से किसी भी बच्चे को वंचित रखना अपराध माना जाता है। तो हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। आज आवश्यकता इस बात की है कि सरकारी स्तर से लेकर व्यक्तिगत स्तर तक सभी लोग इसके प्रति सजग रहें और बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन न छीन जाए, इसके लिए कुछ सार्थक पहल करें। यानी इसके लिए सभी को जागरूक होना पड़ेगा। आम आदमी को भी बाल मजदूरी के विषय में जागरूक होना चाहिए और अपने समाज में इसे होने से रोकना चाहिए। बाल श्रम को खत्म करना केवल सरकार का ही कर्तव्य नहीं है, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस अभियान में सरकार का पूरा साथ दें। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न की तरफ। अब हमसे 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम जैसी सामाजिक कुरीति को समाप्त करने के लिए लोगों की सोच कैसी है। लोगों की सोच है कि ये सिर्फ जो है बाल श्रम को समाप्त करना केवल सरकार का दायित्व है। तो ये सही ऑप्शन है। घरों में, ढाबों में, होटलों में, खानों, कारखानों में अनेक बाल श्रमिकों को काम करता देखकर भी हम उदासीन क्यों बने रहते हैं। यानी जब हम किसी को काम करते हुए देखते हैं, किसी बच्चे को, तो हम जो है चुप क्यों रहते हैं। इसका कारण हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, हम जागरूक बनना नहीं चाहते, हम उनकी सहायता करना नहीं चाहते, हम संवेदना शून्य हो चुके हैं। सही उत्तर है कि हम संवेदना शून्य हो चुके हैं, यानी हम चुप रहते हैं, हमारी फीलिंग्स जो है खत्म हो चुकी है उन बच्चों के लिए। अगला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि बाल श्रम को रोकने के लिए सार्थक प्रयास क्यों किए जाने चाहिए। तो ऑप्शंस हैं, बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, बाल श्रम के कारण वे जल्दी बड़े हो जाते हैं, बाल श्रम के कारण बच्चों को घर पर ही रहना पड़ता है, बाल श्रम के कारण बच्चों को विद्यालय आना नहीं पड़ता। सही उत्तर है कि बाल श्रम के कारण बच्चों का बचपन छीन जाता है, यानी उनका खेल कूद, उनकी शिक्षा सब उनसे छीन ली जाती है। अगला प्रश्न है, बच्चों को बाल श्रम के लिए क्यों विवश किया जाता है। बाल श्रम के लिए बच्चों को क्यों विवश किया जाता है। ऑप्शंस हैं, जागरूकता का अभाव, निर्धनता और भुखमरी, शिक्षा का अभाव या लोगों की मनोवृत्ति। इसका सही उत्तर है निर्धनता और भुखमरी। तो बच्चों को गरीबी की वजह से जो है एक परिवार अपने बच्चों को काम पर लगा देता है। अगला प्रश्न है, बाल श्रम जैसे सामाजिक अभिशाप से देश को क्या नुकसान होता है। ऑप्शन है, बाल श्रम एक बच्चे को बचपन के सभी लाभों से दूर रखता है, लाखों बच्चे उचित शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, बच्चों का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, या बाल श्रम से देश का आने वाला कल अंधकार की ओर जाने लगता है। तो देश को क्या नुकसान पहुंचता है। देश का जो कल है, आने वाला कल, वो अंधकार की ओर जाने लगता है। दिस इज राइट आंसर। अब हम अगला गद्यांश भी पढ़ लेते हैं। जिसको जौन सा गद्यांश अच्छे से समझ आए उसे वही जो है अटेम्प्ट करना है। अगला गद्यांश है, निसंदेह सहजता से हर एक दिन भिन्न भिन्न भूमिकाएं जीते हुए महिलाएं किसी भी समाज का स्तंभ है, लेकिन आज भी दुनिया के कई हिस्सों में समाज उनकी भूमिका को नजरअंदाज करता है।
इसके चलते महिलाओं को बड़े पैमाने पर असमानता, उत्पीड़न, वित्तीय निर्भरता और अन्य सामाजिक बुराइयों का खामियाजा सहन करना पड़ता है। यानी यहाँ पर हम महिला के बारे में बात कर रहे हैं कि जो महिला है वो कई जगह जो है पिछड़ी हुई है, असमानता का सामना कर रही है। तो भारत में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के बहुत से कारण सामने आते हैं। तो यहाँ हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं कि हमें जो महिला है उसको जागरूक करना होगा ताकि वो अपने सारे अधिकारों को पहचान सके। प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में भारतीय महिलाओं के समान स्तर में काफी कमी आई है। जितना सम्मान उन्हें प्राचीन काल में दिया जाता था, मध्यकाल में वह सम्मान घटने लगा था। यानी समय के साथ साथ हमारी जो नारियां हैं उनका सम्मान घटने लगा है। आधुनिक युग में कई भारतीय महिलाएं कई सारे महत्वपूर्ण राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदों पर पदस्थ हैं। फिर भी सामान्य ग्रामीण महिलाएं आज भी अपने घरों में रहने के लिए बाध्य हैं। आज के युग में बेशक से बहुत सारी महिलाएं हमारे राजनीतिक पदों पर भी हैं, लेकिन सामान्य ग्रामीण महिला की यहाँ बात की जा रही है कि वो आज भी अपने घरों में सीमित है और उन्हें सामान्य स्वास्थ्य सुविधा और शिक्षा जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण महिलाएं सदियों से घर तथा खेतों में पुरुषों के बराबर ही काम करती आई हैं, लेकिन वहां उन्हें सामंती सोच के कारण दूसरे दर्जे का नागरिक ही माना जाता रहा है। यानी काम में तो वो पुरुषों के बराबर हैं, लेकिन सोच से उनको जो है नीचा दर्जा दिया जाता है। अब ग्रामीण समाज की सोच बदलने का वक्त आ गया है। सामाजिक असमानता, पारिवारिक हिंसा, अत्याचार और आर्थिक अनिर्भरता, इन सभी से महिलाओं को छुटकारा पाना है। तो जहाँ जहाँ कमियां हैं उन सब से जो है महिलाओं को छुटकारा पाना है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं आत्मनिर्भर और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे वे अपने जीवन से जुड़े हर फैसले स्वयं ले सकती हैं और परिवार और समाज में अपना स्थान बनाती हैं। तो महिला सशक्तिकरण से महिलाएं जो हैं सेल्फ डिपेंड हो जाती हैं, आत्मनिर्भर हो जाती हैं और वो अपने सारे फैसले खुद ले सकती हैं और अपना समाज में स्थान बना सकती हैं। समाज में उनके वास्तविक अधिकार को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना महिला सशक्तिकरण है। तो महिला सशक्तिकरण है कि उनको जो है अपने सारे वास्तविक अधिकार के बारे में जागरूक किया जाए। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिलाओं को राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक क्षेत्रों में बराबर का भागीदार बनाया जाए। भारतीय महिलाओं का सशक्तिकरण बहुत हद तक भौगोलिक, शैक्षणिक योग्यता और सामाजिक एकता के ऊपर निर्भर करता है। यानी हमें हर एरिया में, हर क्षेत्र में महिलाओं को बराबर का भागीदार बनाना होगा। अब हम देखते हैं इससे आगे और उसके बाद प्रश्न आगे है। महिला सशक्तिकरण से महिलाएं केवल आर्थिक रूप से सुदृढ़ ही नहीं हुई हैं, अपितु परिवार और समाज की सोच में भी सकारात्मक परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। वर्तमान समय में लोग बेटियों को बोझ समझकर दुनिया में आने से पहले ही मारे नहीं, इसलिए विकास की मुख्य धारा में महिलाओं को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा कई योजनाएं चलाई गई हैं। तो बेटियों को बोझ ना समझा जाए, इसके लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 प्रश्न हमने इस गद्यांश के आधार पर जो है सॉल्व करने हैं। पहला प्रश्न है, गद्यांश के आधार पर बताइए कि महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई। इसके विकल्प है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी, वे आत्मनिर्भर थी, वे अपने निर्णय लेने में सक्षम थी या वे शिक्षित थी। सही उत्तर है, समाज में महिलाओं की स्थिति निर्बल थी यानी कमजोर थी, और जब स्थिति कमजोर थी इसीलिए महिला सशक्तिकरण की जरूरत पड़ी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया जा सकता है। गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराना, सड़कें बनवाना, अंधविश्वास और रूढ़ियों का प्रयोग या फिर शिक्षा का प्रचार प्रसार। तो अगर ग्रामीण सोच में परिवर्तन लाना है तो शिक्षा के प्रचार प्रसार से लाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, अब लोग बेटियों को बोझ नहीं समझते, यह समाज की किस सोच का परिणाम है। यह समाज की सकारात्मक सोच का परिणाम है कि अब जो है बेटियों को बोझ नहीं समझा जाता।
अगला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण से परिवार की आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव दिखाई दिया? वित्तीय निर्भरता समाप्त, आर्थिक स्थिति में दुर्बलता, या आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता, या वित्तीय ऋण से मुक्ति। तो उसकी आर्थिक स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा जब से महिला सशक्तिकरण किया गया? तो इससे आर्थिक स्थिति में जो है सुदृढ़ता आई, यानी मजबूती आई। अगला प्रश्न है, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? तो अगर हम महिलाओं को सशक्तिकरण कर रहे हैं यानी जगा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या आर्थिक रूप से ही सशक्त हों वो? विकल्प है, हाँ, इससे वे आत्मनिर्भर हो जाती हैं, नहीं, इससे उन्हें दोहरी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। और अगले विकल्प हैं, हाँ, हाँ, इससे वे शक्तिशाली बनती हैं, नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है। तो प्रश्न था हमारा, क्या महिलाओं के सशक्तिकरण का पक्ष मात्र आर्थिक रूप से सशक्त होना ही है? यानी जब हम महिलाओं को जगा रहे हैं तो क्या वो आर्थिक रूप से ही जागे? तो सही उत्तर है, नहीं, उनका भय मुक्त प्रतिबंधों से मुक्त होना भी आवश्यक है, यानी उनका सभी बंधनों से मुक्त होना भी जरूरी है। उनका भय से यानी उनके डर से भी उनको मुक्ति मिलनी जरूरी है। ये हमने किया प्रश्न संख्या 1, जो कि गद्यांश पर आधारित था। अब जो है हम लेते हैं प्रश्न संख्या 2। इसमें हमें दूसरे प्रश्न में हमें 2 काव्यांश दिए जाएंगे और इन काव्यांश से जुड़े हुए हमने 5 प्रश्न को हल करना है। तो कोई भी हम एक काव्यांश लेंगे जो हमें अच्छा लगे। अब हम दोनों काव्यांश को पढ़ते हैं एक बार अच्छे से समझने के लिए, ताकि आपके पेपर की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। और पहला काव्यांश है, नीचे 2 काव्यांश दिए गए हैं, किसी एक काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो हमने काव्यांश को अब पढ़ना है। देश के आजाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असहे इस दर्द से है धमनियां फटने लगी। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूँ और जर्जर बोझ ढोकर थक गया। तो जब देश जब आजाद हुआ, तो आजाद होने पर अब जो ये दर्द मैं सहन कर रहा हूँ, तो ये दर्द असहनीय है और इससे धमनियां मेरी फटने लगी हैं। और जो खेत हैं उनमें कड़ी मेहनत करने के बाद भी मैं जो है जर्जर और बोझ से मैं थक गया हूँ, जर्जर हो गया हूँ। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको अरे 2 लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। तो अगर मैं थक गया हूँ और जब मैं मरूंगा तो मुझे 2 लकड़ियां भी नहीं मिल पाएंगी इन जंगलों से, क्योंकि वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर। फूल से फल से तरुवर से दलों से मूल से तरुछाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते सदा कट रहे हैं ये सभी वन। तो यहाँ वनों की बात की जा रही है कि जो वन है वो उनके ऊपर लगातार कुल्हाड़ी जो है कुल्हाड़ी की प्यास, तृषा होती है प्यास, कुल्हाड़ी की प्यास से हमारे वन जो है कटते जा रहे हैं और मानव ने सारे पेड़ों को काट लिया है। जो हमारे बंधु थे यानी जो हमारी रक्षा कर रहे थे, उन सारे पेड़ों को मानव ने काट दिया है। फूल से फल से दलों से मूल से, तो ये सब चीज़ों से जो है पेड़ हमें लाभ पहुंचाते हैं, पेड़ हमें हमारी रक्षा करते हैं, लेकिन फिर भी जो है हम वनों को काट रहे हैं। पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप, रीतें रो रही गगनचुंबी वन सदा जिनके हृदय से फूटते झरने नदी बहती सुशीतल नर की, हर पहर नित चहकते हैं कूदते रहते विहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहाँ। तो पेड़ों के कटने से जो हमारी शोभा है पर्वतों की या ऋतु की, वो सब भी जो है ढलती जा रही है। अब इस काव्यांश के आधार पर हम देखते हैं इसकी प्रश्न संख्या। पहला प्रश्न है, अब असहे इस दर्द से में असहे दर्द का कारण क्या है?
क्या आज़ादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, खेतों में कड़ी मेहनत करना, वनों का न रहना या जर्जर हो जाना। यहाँ पे जो ये असह्य दर्द की बात की गई है, ये वनों के ना रहने से की गई है। अगर वन नहीं रहते तो जो हमारा कवि है वो कहता है कि मुझे जो ये दर्द है वो मुझे असहनीय लग रहा है। अगला प्रश्न है, जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? हिंसा बढ़ना, सामाजिक क्रांति होना, युद्ध का अवसर आना या पेड़ों को काट कर भी तृप्त न होना। ये सही आंसर है कि कुल्हाड़ों की जो तृषा है, प्यास है, उससे क्या हो रहा है कि पेड़ को काट कर भी जो है तृप्त नहीं हो रहा, हमारा मानव संतुष्ट नहीं हो रहा है। अगला प्रश्न है, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का क्या कारण है? जो चिता है उस पर लकड़ियां भी हमें नहीं मिल रही, तो इसका क्या कारण कवि ने बताया है? ऑप्शंस देखते हैं। तो चिता के लिए लकड़ियां नहीं मिल रही, इसका कारण वन काटे जा रहे हैं, वर्षों के अभाव में वनों का सूखना, वन महोत्सव या मुनाफाखोरी। सही उत्तर है वन काटे जा रहे हैं, क्योंकि वनों को लगातार काटा जा रहा है और इसी वजह से जो है चिता के लिए लकड़ियां भी मिल नहीं पा रही। अगला प्रश्न है, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? मानव पेड़ों का व्यापार करता है, पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, पेड़ हमें ईंधन देते हैं या मानव पेड़ों का रक्षक है? सही उत्तर है पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं, इसलिए पेड़ों को मानव बंधु कहा गया है, यानी मानव की रक्षा करने वाला। अगला प्रश्न है, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? स्वच्छता की, स्वार्थी बनने की, वन कटाई की या वन संरक्षण की? सही उत्तर है वन संरक्षण की, यानी वन की अगर हम रक्षा करें तो वन जो है हमारे लिए बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये था हमारा एक काव्यांश, और अब इसके बाद हम दूसरा काव्यांश लेते हैं और आपको इन दोनों में से कोई भी एक काव्यांश लेना है। अब इस काव्यांश को भी हम पढ़ लेते हैं पेपर की आपकी अच्छी तैयारी कराने के लिए। देखते हैं इसे। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वन से फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। तो ये यहाँ पे जो कवित्री हैं वो अपने बचपन को याद कर रही हैं और वो बचपन को बुला रही थी, और इसी दौरान जो है उनकी बिटिया बोलती है और सारी कुटिया उस बच्ची के बोलने से महक उठती है। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी। तो जो गुड़िया है, जो लड़की है, वो मिट्टी खाकर तो आई थी और कुछ मुंह में थी उसके मिट्टी और कुछ वो हाथ में लेकर खिलाने मुझे लेके आई थी। पुलक रहे थे अंग, दृगों में कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर थी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो उस बच्ची के बारे में ये कवित्री कहती है कि उसके अंग जो है पुलक रहे थे, खुशी में जो है झूम रहे थे, और उसकी जो अंगों में कौतूहल था यानी शरारत थी, और वो शरारत छलक रही थी, और उसके जो मुंह पे लालिमा भी थी और विजय गर्व भी था, यानी उसे जीत की खुशी उसके मुंह पर साफ दिख रही थी कि वो जो है मिट्टी खिलाने लाई है अपनी मम्मी को। मैंने पूछा यह क्या लाई, बोल उठी वह, माँ काओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय, खुशी से मैंने कहा तुम्हें खाओ। तो जैसे मैंने पूछा वो क्या लाई है, तो तुरंत खुशी से झूमते हुए बोली माँ काओ, और फिर मैंने उसको कहा कि तुम ही खाओ। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी फिर बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर मुझ में नवजीवन आया। उसे देख करके जो है मुझे मेरा बचपन याद आ गया और फिर से मुझ में एक नया जीवन का संचार हो गया। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, मिलकर उसके साथ स्वयं मैं भी बच्ची बन जाती हूँ, यानी मैं अपनी बच्ची के साथ बच्ची बन जाती हूँ। अब देखते हैं इससे आगे, और 5 प्रश्न हमें यहाँ मिलेंगे। जिसे खोजती थी बरसों से, अब जाकर उसको पाया,
भाग गया था मुझे छोड़कर वह बचपन फिर से आया, यानी मैं बहुत समय से बचपन को ढूंढ रही थी और अब मुझे वो बचपन फिर से मिल गया है अपनी बेटी के रूप में। और इसके कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि ये कविता लिखती हैं। अब इस काव्यांश के आधार पर बताइए कि कवयित्री ने अपने बचपन को किस रूप में पुनः पाया। तो सही उत्तर है अपनी बिटिया के रूप में। इस काव्यांश में उसने अपनी बिटिया के बारे में बताया है। अगला प्रश्न है, कवयित्री वर्षों से किसे खोज रही थी। तो सही उत्तर है अपने बचपन को। वर्षों से कवयित्री जो खोज रही थी वो अपना बचपन खोज रही थी। अगला प्रश्न है, कवयित्री को की बेटी के चेहरे पर किस कारण विजय गर्व झलक रहा था। तो वो जीत की खुशी से उसके चेहरे पर खुशी थी उसकी बेटी के। और किस चीज की जीत, माँ के साथ, माँ को संग खेलते देखकर, माँ के साथ मिट्टी में खेलने के कारण, या माँ को मिट्टी खिलाने लाने के कारण, या माँ को प्रसन्न देखकर। तो वो माँ को मिट्टी खिलाने लाई थी जिससे वो बहुत खुश थी। अगला प्रश्न है, मिट्टी खिलाने वाली आई बेटी की छवि कैसी थी। उसका शरीर धूल धूसरित था और आंखों में डर था। उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों में उत्सुकता झलक रही थी। उसकी आंखों में शरारत नजर आ रही थी, या उसकी छवि मनमोहक और आकर्षित थी। कविता के अनुसार उसका अंग अंग पुलकित हो रहा था और उसकी भोली आंखों में उत्सुकता भी छलक रही थी, यानी उसकी शरीर में सारे खुशी के मारे जो है शरारत भी उसके शरीर से झलक रही थी। अब है अगला प्रश्न, बेटी और माँ के बीच क्या संवाद हुआ। माँ ने पूछा यह क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ काओ। ये सही उत्तर है, क्योंकि माँ ने पूछा था क्या लाई हो और बेटी बोल रही थी कि माँ काओ। माँ ने पूछा मिट्टी क्यों खा रही हो और बेटी बोल उठी माँ तुम भी खाओ। माँ ने पूछा क्या खेल रही हो और बेटी बोल उठी माँ आओ तुम भी खेलो। माँ ने पूछा हाथ में क्या लाई हो और बेटी बोल उठी माँ तुम्हारे लिए मिट्टी लाई हो। सही उत्तर है ये था खंड कै। ओके स्टूडेंट्स, हमने खंड कै इस वीडियो में कर लिया है इस लेक्चर में, और इसके बाद खंड ख और गै हम अपने नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर आपको हिंदी की ये वीडियो समझ अच्छे से आ गई है और अगर आपको खंड ख और गै वो भी करने हैं और आपको अपने पेपर की प्रिपरेशन के लिए और सैम्पल पेपर्स भी सॉल्व करने हैं और आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है अपने पेपर की, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको अगली वीडियोस का नोटिफिकेशन भी मिल सके और हम आपके पेपर के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए आपके साथ हैं। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सारे सैम्पल पेपर्स की अच्छे से अच्छी प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ बने रहें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।